बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है हमारा वो हार्ट फेलियर का टॉपिक लास्ट टाइम ख़त्म हो गया था। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है कार्डियक एरिथमियास। कार्डियक एरिथमियास के हवाले से जब हम बात करते हैं तो रिथम के साथ मतलब से फॉर एग्जांपल अगर हम रिदम की बात करते हैं तो कोई किसी ऐसी चीज़ की बात करते हैं जो एक कंटिन्यूस एक्टिविटी हो या एक सिंक्रोनस एक्टिविटी हो जिसमें किसी भी किस्म का कोई डिस्ट्रप्शन ना आ रहा हो, उसको हम रिदम की बात करते हैं। सही, रिदमिया मतलब समथिंग विच इज गोइंग along with the rhythm। ए रिदमिया, ए मीन्स नो, आपको मैंने बताया था मेडिकल टर्मिनोलॉजी में ए मीन्स नो यूजुअली। तो ए रिदमिया मीन्स नो रिदम, यानी अनयूजुअल हार्ट रिदम हो, किसी किस्म की कोई गड़बड़ हो जाए, जो एक नॉर्मल जो एलोकेटेड रिदम है, जो कि एक नॉर्मल स्टैंडर्ड रिदम है लोगों का, वो अगर ना अचीव हो पा रहा हो तो फिर हम एरिथमिया कहते हैं। यूजुअली जो सबसे ज़्यादा रिदमिक एक्टिविटी होती है वो चूँकि हार्ट के अंदर होती है, तो इसी वजह से जो एरिथमियाज होते हैं वो भी हम यूजुअली हार्ट के एरिथमियाज की बात कर रहे होते हैं। सो हार्ट रिदम कैन बी वेरी स्लो, वेरी फास्ट और इरेगुलर। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद फिर ये ज़रूर है कि ये रिदमिया होते किधर किधर हैं। एक तो नॉर्मल हार्ट में कोई ना कोई ऐसा रीज़न होगा जिसकी वजह से नॉर्मल हार्ट के अंदर भी ये रिदमियाज हो सकेंगे। फिर उसके अलावा एक हार्ट जो कि ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड हुआ है, किसी किस्म का उसमें स्कारिंग आई हुई है, तो उसमें भी रिदमिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर हार्ट विद स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटीज, कोई किसी भी किस्म की कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम आ जाए तो उसके नतीजे में भी फिर एरिथमिया जो है वो हो सकता है। यूजुअली जो एक हेल्दी हार्ट बीट होती है वो आपको मालूम है कि वो किस तरह से होती है। क्या हम यूजुअली 72 बीट्स पर मिनट को नॉर्मल हार्ट बीट कह रहे होते हैं। ठीक है जी। यूजुअली इसको हम रेस्टिंग हार्ट रेट भी कहा जाता है, जो कि यानी एट रेस्ट आपका जो हार्ट है उसको इस तरह से इतना कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू दी अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, जो 60 और 100 बीट्स पर मिनट के दरमियान में जो वैरी करता है हार्ट रेट, वो यूजुअली नॉर्मल कहलाता है। अच्छा, अब इसको हम चेक कहाँ से कर रहे होते हैं? बहुत सारी जगहों पे यूजुअली आपने देखा होगा कि हम डायरेक्ट, एक तो तरीका है डायरेक्ट हार्ट पे जो है वो स्टेथोस्कोप लगा के ऑस्कल्टेट करके और आप जो है वो हार्ट रेट मालूम कर लें, 1 मिनट तक देख लें। अगर नहीं तो जो दूसरा तरीका है, जो कि जो मेजर वेसल्स हैं जो कि हार्ट से निकल रही हैं, उनमें भी तकरीबन वही बीट आ रही होती है जो कि हार्ट से जितनी मरतबा पंपिंग हो रही होगी उतनी ही मरतबा पल्स भी आ रही होगी। यानी किसी भी वेसल के अंदर जो बीट के नतीजे में जो एक वेव जनरेट होती है उसको हम पल्स कहते हैं। जो यूजुअली हमारे पास जो पल्सेस हैं जो कि हम यूजुअली चेक कर रहे होते हैं नॉर्मल हार्ट रेट चेक करने के लिए, वो रिस्ट है। रिस्ट में आपकी जो रेडियल आर्टरी होती है जो आपके थंब के साथ होती है उसको चेक करते हैं। उसके अलावा फिर आपकी जो एल्बो है उसका जो इनर साइड है वहाँ पे चेक करते हैं, तो वहाँ पे आपकी ब्रेकियल आर्टरी होती है, उसे चेक करते हैं। इस नेक की साइड पे जब चेक कर रहे होते हैं तो यूजुअली हम कैरोटिड आर्टरी, जो कि आपकी शेहरग भी कहलाती है, कैरोटिड पल्स, वो चेक करते हैं। और उसके अलावा टॉप ऑफ द फुट के ऊपर, यानी आपका जो फुट है उसके साथ बिल्कुल जो आपका एंकल और फुट के एंकल से जब आप स्टार्ट करते हैं तो बिल्कुल मिडल ऑफ द फुट के ऊपर आप उंगली रख के चेक करते हैं पल्स को। यूजुअली ये चेक ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है उस टाइम पे जब आपकी ये खतरा हो कि न्यूरोपैथी, डायबिटीज के नतीजे में या किसी भी और कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर की वजह से पल्सेस की कोई इशू आ रहा होगा, तो वो चेक करने के लिए कि फुट में प्रॉपर जो है वो आर्टीरियल सप्लाई हो रही है या नहीं हो रही है, तो उसके लिए आप फुट की भी पल्सेस को चेक कर रहे होते हैं। एरिथमियाज की अगर हम बात करते हैं तो जो मेजर टाइप ऑफ एरिथमिया है उसमें आपके पास दो तरह के एरिथमियाज आ जाते हैं। टैकी एरिथमिया, यानी टैकी मीन्स इंक्रीज्ड, ब्रेडी मीन्स डिक्रीज्ड। आप टैकी के साथ कोई सा भी वर्ड लगा दें तो उसका मतलब इंक्रीज एक्टिविटी, जो भी जिस भी वर्ड के साथ लगा रहे हैं आप उसको। यहाँ पे कार्डिया की का इस्तेमाल कर रहे हैं वर्ड, तो इसका मतलब क्या हुआ? टैकी कार्डिया यानी इंक्रीज हार्ट रेट। यहाँ पे ब्रेडी कार्डिया का मतलब है डिक्रीज हार्ट रेट। हार्ट रेट अगर 100 प्लस हो जाए तो टेकीकार्डिया कहलाता है बीट्स पर मिनट, और अगर लेस देन 60 बीट्स पर मिनट हो जाए तो फिर ब्रेडिकार्डिया कहते हैं।
टेकीकार्डिया जो है वो दो तरह का होता है, यूजुअली सुप्रावेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया होता है और वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया होता है। सुप्रावेंट्रिकुलर, सुप्रा मींस अबव द वेंट्रिकल्स, यानी इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हमने बात की थी, अगर आपको याद हो, जब बिल्कुल शुरू में हमने एनाटॉमी और फिजियोलॉजी डिस्कस कर रहे थे, तो हमने बात की थी कि हार्ट के 4 चेंबर्स होते हैं। 2 जो है वो इनकमिंग चेंबर्स होते हैं जो कि एट्रिया कहलाते हैं, और 2 जो है वो आउटगोइंग चेंबर्स होते हैं जो कि वेंट्रिकल्स कहलाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वेंट्रिकल्स से सुप्रा यानी अबव द वेंट्रिकल्स की जब हम बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एबनॉर्मलिटी इज टेकिंग प्लेस इन दी एट्रिया, क्योंकि वेंट्रिकल से अबव तो एट्रिया ही होते हैं। और फिर वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, उससे भी पता चल जा रहा है कि आपकी जब वेंट्रिकल वॉल्व्स इन्वॉल्व हो रही हैं तो वेंट्रिकुलर कहलाएगा, और अगर वेंट्रिकुलर वॉल्व्स इन्वॉल्व नहीं हो रही हैं और उससे ऊपर का जो पोर्शन इन्वॉल्व हो रहा है तो वो जो है वो फिर सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया कहलाएगा। अच्छा जी, अब जो डिफरेंट थोड़ी सी टाइप्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो एट्रियल फिब्रिलेशन है। एट्रियल फिब्रिलेशन जो है वो इरेगुलर एट्रियल एक्टिविटी 100 बीट्स पर मिनट से ऊपर की जो एक्टिविटी उसको कहते हैं। यूजुअली 65 प्लस के जो लोग होते हैं उनके अंदर होता है। मल्टीपल इनकम्प्लीट बीट्स जो हैं वो जनरेट हो रही होती हैं। अच्छा, अब यहाँ पे नाम से जाहिर है एट्रिया इन्वॉल्व हो रहे हैं, वेंट्रिकल्स इन्वॉल्व नहीं हो रहे। तो इनकी मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। पहले हम इस टॉपिक को कर लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। फ्लटर इज दी फर्दर इन्हांसमेंट इन दी यानी टैकीकार्डिया के बाद जो है वो फिब्रिलेशन, फिब्रिलेशन के बाद फ्लटर। फ्लटर का मतलब क्या है, 120। अच्छा, इसमें जो है वो फिब्रिलेशन, अगर हम 100 प्लस को टैकीकार्डिया कह रहे हैं तो 120 जो है वो फिब्रिलेशन हो जाएगा, और फिर इस 130 प्लस को हम फ्लटर कहेंगे। ये थोड़ी सी यहाँ पे टाइपिंग का एरर है, ठीक है जी। सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया रैपिड होता है लेकिन रिदमिक हार्ट बीट्स होती हैं, तेज होती हैं लेकिन हार्ट बीट्स रिदमिक होती हैं। पेशेंट एक्सपीरियंस रैपिड बर्स्ट ऑफ हार्ट रेट फॉर से फॉर एग्जांपल फ्रॉम फ्यू सेकंड्स टू आवर्स, और उसके बाद वो फिर दोबारा से अपने नॉर्मल उसके ऊपर आ जाता है। एक और जो टाइप है रिदमिया की वो है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में इरेगुलर हार्ट रिदम होता है कंसिस्टिंग ऑफ रैपिड अनकोऑर्डिनेटेड fluttering contractions. Ventricles are unable to pump blood, and this situation could be life threatening. लॉन्ग क्यूटी जो सिंड्रोम है उसके अंदर हार्ट रिदम जो है वो डिसऑर्डर हुआ होता है और अनकोऑर्डिनेटेड बीट्स होती हैं, क्यूटी इंटरवल्स बहुत लंबे लंबे होते हैं, और पेशेंट जो है वो फेंटिंग के साथ प्रेजेंट करता है। यूजुअली फैमिली में ये कंडीशन रन करती है, या फिर कोई अगर मेडिसिन ली है तो उसके नतीजे में आपको ये चीज मिलेगी। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एट्रियल फिब्रिलेशन है। अब यहाँ पे देखिए, मैंने जैसे कहा था कि वेंट्रिकल्स जो है नॉर्मल बीट कर रहे हैं, एट्रिया में ही एक्टिविटी आ रही है। तो ये आप देख सकते हैं 1 2 एंड 3 पी वेव्स आई हैं, और उसके बाद एक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आ रहा है। अब आपको मालूम है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है, कि जो वेव है वो अब आ गई है एवी नोड, और फिर वहां से नीचे वेंट्रिकुलर वॉल में जाएगी, फिर उसके बाद फिर आपको टी वेव मिलेगी। तो ये जो पी वेव है वो मल्टीपल पी वेव्स आ रही होती हैं, तो दिस इज एट्रियल फिब्रिलेशन। इसके बाद फिर यहाँ पे एट्रियल फ्लटर है। अब यहाँ पे ये हाल होता है कि वेव्स इतनी छोटी छोटी होती हैं, माइन्यूट होती हैं, कि वो प्रैक्टिकली रिकॉर्डेबल ही नहीं रहती। लेकिन अब आप ये देख सकते हैं कि ये अगर ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है तो इससे पहले, और ये टी वेव है, तो यहाँ से देखिए यहाँ तक जो है ये पूरा का पूरा जो एरिया है यहाँ पे एट्रियल कॉन्ट्रैक्शंस हो रही हैं, लेकिन वो इतनी माइनर हैं कि वो दिखाई भी नहीं दे रही हैं। तो दिस इज एट्रियल फ्लटर। नाउ दिस इज योर सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, जिसके अंदर आपके पास जो है वो वेव्स जो हैं वो मौजूद हैं, बन भी रही हैं, लेकिन स्पीड थोड़ी सी तेज हो गई है। रेगुलर रिदम है लेकिन स्पीड तेज है। इसमें एक और भी चीज है जो कंफ्यूज करती है, वो ये है कि आपकी जो टी वेव है और जो पी वेव है उनके दरमियान में डिफरेंस नहीं पता चल रहा है, ठीक है। यानी एक दूसरे के ऊपर सबमर्ज हुई हुई होती हैं, यानी टी वेव खत्म कहाँ हो रही है और वहां कहाँ से पी वेव शुरू हो रही है, इसका नहीं पता चल पा रहा होता। इसके बाद फिर आ जाती है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। अब इसके अंदर जो है आपकी पी वेव क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नथिंग कुड बी डिसर्नेबल, सब चीजों के दरमियान में जो डिफरेंस है वो ऑलमोस्ट
खत्म हो जाता है। अब ये देख लीजिए, ये नॉर्मल ईसीजी है, इसमें आपका ये जो क्यूटी इंटरवल है वो देखें, और फिर लॉन्ग क्यूटी इंटरवल को देखिए यहाँ पे। अब ये जो जगह है जहाँ पे ये मार्क हुआ हुआ है, ये लॉन्ग क्यूटी इंटरवल है। बीच में कहीं कहीं पे नॉर्मल ईसीजी के साथ लंबे लंबे क्यूटी इंटरवल्स आ रहे होते हैं, जो कि बता रहे होते हैं कि ये जो है वो आपका क्यूटी इंटरवल, लॉन्ग क्यूटी इंटरवल सिंड्रोम है। जो कॉजेज हैं या जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो तकरीबन सेम सेम है। अल्कोहल अब्यूज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा कहा जाता है कि वो उसकी वजह से पेशेंट को जो है वो होने के चांसेस ज़्यादा हैं। क्या कहते हैं, एरिथमियाज होने के चांसेस ज़्यादा हैं। दैट इज़ बेसिकली ड्यू टू क्रॉनिक हैवी ड्रिंकिंग। और इसमें हो क्या रहा होता है कि जब आप अल्कोहल का कंजम्पशन कर रहे होते हैं तो एक चीज होती है जो कि हाइपर एड्रेनर्जिक स्टेट कहलाती है, यानी एक्सेसिव सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन हो रही होती है। और उस एक्सेसिव सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन के नतीजे में जो एक प्रॉब्लम आती है वो है आपकी इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मेलिटीज। नाउ दीज इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मेलिटीज लीड्स टू डिक्रीज्ड वेगल कंट्रोल। और ऑब्वियसली बात है, जब वेगल कंट्रोल डिक्रीज होगा तो आपको पता है कि वेगल नर्व से जो है वो जो पैरासिम्पथेटिक स्टिमुलेशन होती है तो हार्ट रेट स्लो डाउन होता है। तो जब आपके वेगल स्टिमुलेशन नहीं हो रही होगी तो उसके नतीजे में क्या होगा कि हाइपर एड्रेनर्जिक एक्टिविटी के नतीजे में आपका हार्ट जो है वो अपने कंट्रोल से मतलब ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एंड दैट विल बी एरिथमिया। यानी अगर टैकीकार्डिया से अब जा रहा है तो ऑब्वियसली दैट विल बी एरिथमिया। इसके अलावा एक और भी चीज़ है कि अल्कोहल अब्यूज़ जो है या अल्कोहल इंटेक जो है वो अगर पहले से मायोकार्डियल इन्फाक्शन का पेशेंट है और उसको एक पहले से ऑलरेडी डैमेज फोकस मौजूद है हार्ट की वॉल के अंदर, तो ये बेसिकली उस स्कीमिया को वर्सन करता है, यानी ऑल टुगेदर जो एक डेड टिश्यू है उसकी कंडीशन को मजीद ख़राब करता है। और रिजल्टेंट जो कंडीशन होती है वो कहलाती है प्रोलॉन्ग्ड क्यूटी इंटरवल वाला जो सिंड्रोम होता है वो। तो अल्कोहल अब्यूज जो है वो ये दो कंडीशंस करवा सकती है। डायबिटीज के हवाले से जब हम बात करते हैं कि डायबिटीज क्या कर सकता है, तो डायबिटीज एक मल्टीफैक्टोरियल कंडीशन है और इसके अंदर आपके पास जो ग्लूकोज है वो पहले तो एक काम जो करता है वो ये है कि ग्लूकोज की वजह से ब्लड के जो विस्कोसिटी है वो बढ़ जाती है। ठीक है, उसके नतीजे में हाइपरकोगुलेबल स्टेट भी बढ़ जाती है बहुत ज्यादा। इधर उधर थ्रोम्बोसिस होने और फिर उसके नतीजे में एम्बोलिज्म होने के नतीजे में एक मायराइड ऑफ इवेंट्स है। एमआई एंजाइना हो सकता है, उसकी वजह से अगर वॉल वीक हो गई तो एरिथमियास कॉज हो सकते हैं। इसके अलावा ग्लूकोज जो है वो ऑटोनॉमिक डिसफंक्शंस करवा के इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी करा सकता है, जो कि एक्सेसिव इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो सकती है, या टिश्यू की फाइब्रोसिस करा सकता है ब्लड सप्लाई कम करके। नेट रिजल्ट क्या निकलेगा, स्ट्रक्चरल रीमॉडलिंग होगी। और उस स्ट्रक्चरल रीमॉडलिंग के नतीजे में जो करंट पैसेज है वो एबनॉर्मल हो सकता है, दैट विल अल्टीमेटली लीड टू एलिथमिया। ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन ग्लूकोज बेसिकली दोनों चीजें मिलके या इंडिविजुअली इन्फ्लेमेशन कॉज कर सकते हैं हार्ट के टिश्यू के अंदर, एंड दैट इन्फ्लेम टिश्यू एंड डैमेज टिश्यू विल अल्टीमेटली लीड टू अरिथमियाज। ग्लूकोज जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू एक्सीडेटिव स्ट्रेस कॉज करवा के एरिथमिया कॉज करा सकता है, मेटाबॉलिक चेंजेस करवा सकता है, या फिर आपके इलेक्ट्रोलाइट की डिसबैलेंसेस हो सकते हैं। नेट रिजल्ट क्या निकलेगा, एरिथमिया। सो डायबिटीज बेसिकली इज मेकिंग अ लॉट ऑफ चेंजेस इन द बॉडी। ठीक है जी, इसके बाद फिर आ जाता है सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर। अच्छा जी, सब्सटेंस अब्यूज के हवाले से डिपेंड करता है। सब्सटेंस यूज में हम बात कर रहे हैं रिक्रिएशनल मेडिसिन की, जो कि नशे के लिए या मतलब एक समझ लें कि एक किस काम के लिए इस्तेमाल होते हैं। यानी आप समझ लो कि आपको रियलिटी से दूर ले जाने के लिए अपने इस्तेमाल कर रहे होते हैं आप, ठीक है। उसमें मिसयूज ज्यादातर होता है, एब्यूज हो रहा होता है, ठीक है जी। तो उस एब्यूज के नतीजे में डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द एजेंट यू आर टेकिंग,
और डिपेंडिंग अपॉन कि वो कहाँ पे जाके काम कर रहा है, तो उसकी वजह से भी आपको जो है प्रॉब्लम हो सकती है। इसको हम जरा इस वाली स्लाइड पे वापस जाके यहाँ पे कुछ लिखाई पढ़ाई कर लेते हैं, उससे भी पता चल जाएगा। अगर से फॉर एग्जांपल मैं बात करती हूँ कोकेन की, ठीक है जी, कोकेन के हवाले से मैं बात करती हूँ तो इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है कि ये सोडियम और पोटेशियम जो चैनल्स होते हैं इनका ब्लॉकेज करवाता है। अब आप वेरी वेल यू कैन अंडरस्टैंड कि अगर आपकी जो आपकी जो एक्टिविटी है, जो पूरी कार्डियक मस्कुलर एक्टिविटी है, वो डिपेंड ही सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम के लेवल के ऊपर कर रही है, तो उसके नतीजे में अगर यहाँ पे ब्लॉकेज होगी तो क्या हो सकता है, बहुत सिवियर किस्म का एरिथमियाज कॉज कर सकता है। कैटेकोलामीन्स का एक्सेस कराती है। कैटेकोलामीन्स, यू नो दैट कैटेकोलामीन्स जो है वो एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन को कहा जाता है। उसके अलावा डोपामीन भी होता है, ठीक है, ब्रेन के अंदर। अब ये तमाम की तमाम जो हैं वो स्टिमुलेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स भी हैं, हार्मोन्स भी हैं। अब इनकी अगर एक्सेसिव एक्टिविटी होगी तो ब्रेन में भी एक्सेसिव एक्टिविटी कॉज करा सकता है, और जो अगर हार्मोन्स हैं बॉडी में मौजूद हैं तो एक्सेसिव कैटेकोलामीन्स विल अल्टीमेटली लीड टू excitation of the SA node that will ultimately go towards the tachycardia, और अगर तो खतरनाक हो गया, कंट्रोल से बाहर हो गया, तो फिब्रिलेशन एंड फ्लटर उसकी तरफ भी जा सकता है। ठीक है जी। इसके अलावा कोकेन इंडिविजुअली इन्फ्लेमेशन कॉज करा सकता है, ठीक है जी। मायोकार्डाइटिस यानी मसल्स जो हैं, कार्डियक मसल्स जो हैं, उनके अंदर इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस को जनरेट कराता है। नेट रिजल्ट अगेन उसकी वजह से अगर तो स्ट्रक्चरल डैमेज, जैसे हमने बात की कि स्ट्रक्चरल डैमेज हो रहा है, तो दैट विल अल्टीमेटली लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ एरिथमियाज। ठीक है जी। इसके बाद फिर आपके पास जो दूसरी कंडीशन है वो है हशीश। दूसरी जो रिक्रिएशनल ड्रग है वो है हशीश। इसको हम मारिजुआना भी कहते हैं। नाउ दिस कंडीशन अगेन ऑटोनॉमिक एक्टिवेशन कराता है ये। वही जो चीज है कि अगर आपका कैटेकोलामीन्स एंड ऑटोनॉमिक एक्टिवेशन, अच्छा दोनों चीजें। अब अगर आप जनरली कह रहे हैं ऑटोनॉमिक एक्टिवेशन, तो डिपेंडिंग इट डिपेंड्स अपॉन के कौन सा जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो एक्टिवेट हो रहा है। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन में टैकीकार्डिया होगा, और पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन अगर हो गई तो ब्रैडीकार्डिया होगा। तो ऑल टुगेदर दोनों चीजें ही एरिथमियाज में आती हैं, तो वो दोनों चीजें कॉज करा सकता है। यूजुअली जो ये कॉज कराता है, वैसे जो कहा जाता है कि यूजुअली इसकी वजह से जो एरिथमियाज कॉज होते हैं वो है एट्रियल फिब्रिलेशन एंड वेंट्रिकुलर एरिथमियाज। ठीक है, वेंट्रिकुलर भी फिब्रिलेशन और फ्लटर दोनों चीजें हो सकती हैं। इसके बाद फिर आपके पास जो नेक्स्ट ड्रग है वो है एम्फेटामिन। इसको हम एक्सटेजी भी कहते हैं। एक्सटेजी बहुत मशहूर जो है वो रिक्रिएशनल मेडिसिन में शुमार होती है। अगेन इसका जो काम है, दो काम करती है। एक तो मस्कुलर इन्फ्लेमेशन कॉज करती है, और दूसरा जो है वो वेंट्रिकुलर मतलब कैटेकोलामीन्स के लेवल्स को बढ़ाती है। तो अगेन जैसे मैंने आपको बताया, कैटेकोलामीन्स के लेवल्स अगर बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो है वो क्या हो रहा है, कैटेकोलामीन्स के लेवल बढ़ने के नतीजे में sympathetic stimulation, and sympathetic stimulation will obviously increase the activity at this SA node. मस्कुलर इन्फ्लेमेशन हो गई है, मायोसाइटिस हो गई है, डैमेज टिश्यू का पोर्शन बन गया है, स्कार टिश्यू आ गया है, उसके अराउंड जो है वो फिर किस तरह से काम होता है, किस तरह से वो इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस होता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके बाद फिर आपके पास आती है हेरोइन। ये भी एक बड़ी मशहूर ड्रग है। ठीक है जी। हेरोइन जो है यूजुअली दो काम कर रही होती है, जिसके नतीजे में आपको दो अलग अलग किस्म के एरिथमियाज हो सकते हैं। एक तो ऑटोनॉमिक एक्टिविटी कराता है, जिसके नतीजे में टैकीकार्डिया होता है, यानी अगेन कैटेकोलामीन्स का सर्च करवा देता है, और जिसके नतीजे में आपको टैकीकार्डिया होता है। जो दूसरा तरीका है वो है मास सेल डीग्रेनुलेशन कॉज कराता है, और मास सेल डीग्रेनुलेशन के नतीजे में जो है ब्रेडीकार्डिया होता है और हाइपोटेंशन होता है। तो ये दोनों ही बहुत सिवियर कंडीशंस की तरफ जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द डोज ऑफ द रिक्रिएशनल ड्रग विच यू टेकन, और उसके नतीजे में जितनी इंटेंसिटी बन रही है वो देखते हुए फिर हम बात कर सकते हैं कि क्या चीज कॉज हो रही है। बट अगेन दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल टू क्रिएट जो क्या कहते हैं arrhythmias।
अच्छा जी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि मुझे एक जगह पे मिली कि जी ड्रिंकिंग टू मच कॉफी। आगे इसके हवाले से जो स्टडी की मैंने तो ज़्यादा डिफरेंट चीज़ें आई, लेकिन मुझे लगा कि मुझे आपको ये चीज़ें डिस्कस करनी चाहिए। एक पुराना कॉन्सेप्ट था कि अगर कॉफ़ी का ओवर टेक लिया जाता है तो उसके नतीजे में जो है वो इरिथमियास कॉज हो सकते हैं और कार्डियक प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। जो अभी जो मैंने जो चीज़ें सर्च की उसके हिसाब से जो सेफ रेंज बताई गई है कॉफ़ी की, वो है 300, यानी जो कैफीन है, बेसिकली कॉफ़ी की भी नहीं बात करें हम, कैफीन की बात करें। कहाँ गया, ये रहा। तो वो है 300 मिलीग्राम पर डे की कैफीन आप ले सकते हैं। बट रादर इट्स बेनिफिशियल फॉर द हार्ट। खाली ये नहीं है कि मतलब आप ले सकते हैं, इट्स सेफ, बट इट्स ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर द हार्ट। लेकिन अगर चलो आप थोड़ा सा उसको सेफर रेंज में लाना चाहें तो 200 इज सेफर एंड वेरी बेनिफिशियल फॉर द हार्ट। हार्ट की इरिथमियाज के पेशेंट को भी इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जाता है अगर आप कॉफी का इतना इस्तेमाल कर रहे हैं तो। नाउ बेसिकली अगर हम कैफीन की बात करते हैं तो 300 मिलीग्राम पर डे की जो कैफीन है वो आपको कितना कोई भी कंटेंट लेने से मिलेगी, वो इस तरह से है कि अगर आप 6 आउंस का जो कप होता है, जो एक नॉर्मल सर्विंग का आपको आजकल वो जो नहीं मिल रहा, सिंपल सा जो कप होता है जो टी कप कहलाता है जो नॉर्मल, वो 6 आउंस का टी कप होता है। उसके 3 सर्विंग्स आप एक दिन में खा ले सकते हैं, तो आपका 300 मिलीग्राम पर डे का बन जाएगा, ठीक है। उसके मुकाबले में अगर 4 रेगुलर टीज पी रहे हैं आप, 4 रेगुलर टी पी रहे हैं जिसमें चीनी और दूध के साथ अगर आप रेगुलर टी ले रहे हैं तो उसके 4 कप आप पी सकते हैं, तो आपको 300 मिलीग्राम पर डे का कैफीन मिलेगा। उसके मुकाबले में 12 ओम्स की जो बॉटल होती है कोला की, अगर वो पी रहे हैं तो कितने 6 कोला के ड्रिंक्स आप पी सकते हैं, 300 मिलीग्राम पर डे कैफीन हो जाएगा। सो इतना सेफ लेवल है, आप ले सकते हैं। और हाँ, जो रीसेंट स्टडी की है हार्ट रिदम सोसाइटी ने अमेरिका में, उनके मुताबिक इंक्रीज कॉफी कंजम्पशन इज एसोसिएटेड विद डिक्रीज रिस्क ऑफ एरिथमियास। तो ये एक नई चीज है जो कि अभी मैंने देखा, तो वो जो ईयर है पब्लिकेशन का वो मेरे ख्याल में 2020 की बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल ही रीसेंट कहानी है ये। तो अगर इस तरह से है तो मतलब इट्स सेफ। बेसिकली ये कहा जाता है कि ये एक पुरानी मिथ थी कि जी क्या कॉफी इस्तेमाल करने से हार्ट के इश्यूज बढ़ जाते हैं, तो ये उस हवाले से एक थोड़ी सी प्रोडक्टिव चीज है कि नहीं जी, कॉफी मतलब अगर एक सेफ रेंज में ली जाए तो इट्स सेफ। अच्छा, उसके बाद फिर जो है आपका क्या कहते हैं, सिगरेट स्मोकिंग। स्मोकिंग के हवाले से जो है वो कहा ही जाता है कि जी क्योंकि ये इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, उसका जो स्मोक है वो इन्फ्लेमेशन कॉज करता है ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम अफेक्ट होने के नतीजे में ऑक्सीजनेशन सही नहीं हो पाएगी, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड का जो कंटेंट है वो बॉडी में बढ़ जाता है, तो प्रॉपर ऑक्सीजनेशन नहीं हो पाएगी, और जब ऑर्गन्स को नहीं पहुंच पाएगा ऑक्सीजन तो उसके नतीजे में हार्ट की एक्टिविटी बढ़ेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल इट वुड बी कॉम्पनसेटरी टैकीकार्डिया, एंड देन इट कुड अगेन, अगर एक कंटिन्यूएशन में आप ले रहे हैं और इट हैज बिकम अ हैबिट, तो उसके नतीजे में फिर ये होगा कि वो एक इन द लॉन्ग रन वो एरिथमियास कॉज कर सकता है। तो इस तरह से स्मोकिंग अफेक्ट करता है। सर्टेन डाइटरी एंड हर्बल सप्लीमेंट्स जो हैं वो कहा कहते हैं कि ये कॉज कर रहे हैं, क्या कहना चाहिए आपका, एरिथमियास। तो उसके हवाले से कहा, मतलब ज्यादातर तो ऐसा कोई खास चीजें नहीं मिली, तकरीबन ज्यादातर वो मेडिसिन मिली या डाइटरी सप्लीमेंट्स मिले जो कि बेनिफिट कर रहे होते हैं एरिथमिया को। लेकिन हाँ, ये जरूर मिला कि एक वेट लॉस पिल्स हर्बल मेडिसिन में बन रही हैं जो कि वेट लॉस पिल्स कहलाती हैं, और उनमें एफेड्रीन की इस्तेमाल हो रहा है, और कहा यह जाता है कि इट इज बेसिकली लाइफ कॉजिंग लाइफ थ्रेटनिंग कार्डियक एरिथमियास। तो ये एक है चीज जो कि है, कहा जाता है कि एफेड्रीन यूजुअली एरिथमियास कॉज कराता है जो कि लाइफ थ्रेटनिंग हो सकते हैं।
फिर मेडिसिन पे आ जाए, देयर आर सम मेडिकेशंस व्हिच कॉज एरिथमियाज। तो अगर उनको मतलब वीक हार्ट है या पीछे से एरिथमिया की हिस्ट्री है, तो इस तरह की जो ड्रग्स हैं वो लेते हुए सोचना की जरूरत भी रहेगी और थोड़ा सा मॉनिटर पेशेंट को करने की जरूरत रहेगी। मेडिसिन में आ जाते हैं एंटी एरिथमिक एजेंट्स। अगेन एंटी एरिथमिक एजेंट्स जो अभी हम आगे पढ़ेंगे इस टॉपिक के साथ, इसके बारे में कहा यह जाता है कि these agents have their adverse effect as arrhythmias as well. So मतलब अगर फॉर एग्जांपल टैकी एरिथमिया के लिए दे रहे हैं तो वो ब्रेडी एरिथमिया कराएगी क्योंकि वो हार्ट रेट को डिक्रीज करेगी, तो ब्रेडी एरिथमियाज हो सकता है। ब्रेडी एरिथमिया के लिए दे रहे हैं तो वो टैकी एरिथमियाज कॉज करा सकता है क्योंकि वो हार्ट रेट बढ़ा रहा होगा, तो वो इस तरह से ये चीज हो सकती है। एंटी एंडाइनल मेडिकेशन जो है वो करवा सकती हैं, एंटी एमेटिक्स करा सकते हैं, एंटीबैक्टीरियल्स के हवाले से बात हुई है कि ये करा सकते हैं, नार्कोटिक्स अभी आप इस्तेमाल करने की बात की सब्सटेंस अब्यूज के हवाले से ये कॉज करा सकते हैं। आइनोट्रॉप ड्रग्स जो होती हैं जिनका काम ही अभी हम हार्ट फेलियर में पढ़ के बैठे, आइनोट्रॉप ड्रग्स जो होती हैं वो बेसिकली हार्ट रेट फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा रहे होते हैं, वो करवा सकते हैं एरिथमियाज। ड्रग्स दैट कॉज इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंसेस यानी पोटेशियम की डिक्रीज कॉज करा रही हैं या पोटेशियम की सप्लीमेंटेशन दी जा रही हैं, या सोडियम मतलब वो डायूरेटिक्स हो गए जो कि सोडियम का डेफिशिएंसी कॉज करा रहे हैं, या कैल्शियम डेफिशिएंसी किसी वजह से हो रही है, वो तमाम की तमाम जो मेडिसिन हैं वो जो हैं वो एरिथमियाज कॉज कर रही होती हैं। उसके बाद फिर आ जाता है हार्ट डिजीज, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। ये बहुत आसान सी बात है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, वैसे ही हार्ट वीक हो रहा है, ठीक है, कहीं ना कहीं कोई वॉल के अंदर डैमेज भी हुई है, कोई स्ट्रक्चरल डैमेज हुई है हार्ट की, जब भी हार्ट फेलियर की तरफ गया। तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपकी जो कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट है वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा होता, तो वहां पे आपकी जो कंडक्शन है वो कहीं ना कहीं रोल डाउन हो जाती है, और उस रोलिंग डाउन के नतीजे में फिर आपके जो है वो एरिथमियाज कॉज हो सकते हैं। अच्छा जी, तो उसके बाद फिर आपके पास जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, जैसे हमने बात की थी कि हार्ट फेलियर का जो है वो तो बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप है क्योंकि टिश्यू डैमेज हुआ होता है और मसल्स जो है वो एक्स्ट्रा एक्टिविटी करने की वजह से हाइपरट्रोफीड हुए होते हैं हार्ट फेलियर के ना। तो उसमें भी ये होता है कि आपका जो कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट है वो प्रॉपर कंडक्शन ही नहीं पहुंचा पा रहा होता, तो उसके नतीजे में एरिथमियाज कॉज होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। हाइपरटेंशन के हवाले से जब हम बात करते हैं तो ये इसका जो रीजन है वो क्या है कि एक तो ये कि ये इस्कीमिक हार्ट डिजीज कॉज कराता है। इस्कीमिक हार्ट डिजीज विल अल्टीमेटली लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ